बच्चों, आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना। और हम आज स्थिति 2 का अध्ययन करेंगे, जो कि है निरक्षीय स्थिति में अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इस पर परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि निरक्षीय स्थिति या कभी सिर्फ अनुप्रस्थ स्थिति ऐसे भी बोलता है। तो इसलिए आप इसके सारे नाम नोट कर लीजिएगा। ये एक बार मैं इसलिए आपको ब्लैक बोर्ड के नज़दीक दिखा रहा हूँ, सॉरी येलो बोर्ड के नज़दीक, ताकि ये चित्र आप जो है सही ढंग से देख लें। ये हमारा फिगर है यहाँ पे जो हमने देखना है। फिर मैं इसको अभी डिस्क्राइब करता हूँ, तब तक आप फिगर नोट कर लीजिए। ये लॉकडाउन के कारण बोर्ड की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाई है, तो फिलहाल आप इसी में ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा, हमको एक विद्युत द्विध्रुव ए बी दिया गया है, ऋण आवेश धन क्यू आवेश, जिसके कि निरक्ष हमने कहा था विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक रेखा, वो उसकी निरक्ष कहलाती। इस निरक्ष पे कहीं कोई बिंदु P दिया गया है, उस पे हमको इस विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात है हमको सूत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L। फिर E एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है आवेश Q के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र r दूरी पर E = 1/4πε0 Q/r²। ये हमें पहले से पता है। इसी में एक अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं, r इज वेरी मच ग्रेटर देन l। r क्या है, वो बिंदु है कहीं भी अक्षीय निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु दिया गया है। हमने बार बार बात की है कि विद्युत द्विध्रुव में दो विपरीत प्रकृति के आवेश बराबर परिमाण वाले अति अल्प दूरी पे रहते हैं। तो इसलिए जो दूरी है उनके बीच l या 2l जो दूरी है मध्य बिंदु से ll, 2l दूरी है वो r की तुलना में बहुत कम है, l दूरी जो है r की तुलना में बहुत ज़्यादा कम होगी। ये हम अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे। अब हम यहाँ पे चित्र पे देखिए, आप सबसे पहले ये विद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु O है। यहाँ से हमने इसके निरक्ष पे r दूरी पर एक बिंदु P लिया है। ये दूरी r है, ये r दूरी दिखा रहा है। r दूरी पर बिंदु P लिया है। अब हम विद्युत जो है विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो पहले आप इसको देखिए, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं PAO और POB, जहाँ AO बराबर OB बराबर LL मध्य बिंदु से दूरी, ये दूरी r है कॉमन, ये लंब 90 का कोण, ये आपका जो है कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये r है, ये l है, ये √r² प्लस l² आ जाएगा। ये भुजा दोनों बराबर त्रिभुज हैं, सर्वांग सम त्रिभुज हैं। तो ये कोण थीटा, ये कोण भी थीटा माना, ये मान लिया हमने। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होगी, ऋण Q से धन Q की ओर। ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा दिखा दी P वेक्टर की। अब बिंदु P पे जो है हम क्या करेंगे, वही तरीका है कि एक आवेश के द्वारा सुपरपोजिशन लगाएंगे। पहले +Q आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर -Q के द्वारा निकालेंगे, बाद में सबको सदिश रूप से जोड़ देंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि बिंदु P पर +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हमने कहा माना E1 है। E1 बराबर 1/4πε0 Q/r²। r² की जगह √r + l का होल स्क्वायर कर देंगे तो बचा r² + l²। दिशा देखिए, दिशा क्या होगी, बिंदु P पर छोटा सा धन परीक्षण आवेश रखूंगा, वो कहाँ को मूव करेगा, B से P से दूर की ओर, यानी B से दूर की ओर। धन धन में प्रतिकर्षण होगा, दूर की ओर मूव करिए। दिशा यहाँ भी दिखा रखी E1, तो इसलिए यहाँ लिखा गया BP दिशा में, समीकरण 1। दूसरा, बिंदु P पर ऋण Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हमने कहा E2 है माना। तो ऋण Q आवेश के कारण अब दिशा भी निकालनी है, तो यहाँ पे +Q छोटा टेस्ट चार्ज रखेंगे, वो कहाँ मूव करेगा, -Q आवेश की ओर आकर्षण के कारण। तो दिशा ये हो गई E2 की। तो मान इसका होगा 1/4πε0 Q/r² + l²। क्योंकि दोनों दूरियां बिंदु P की दोनों आवेशों से दूरियां बराबर हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र को जो है परिमाण दोनों का बराबर आएगा, केवल दिशा में अंतर होगा। E1 की दिशा इस तरफ, E2 की दिशा इस तरफ। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से E1 बराबर E2 बराबर 1/4πε0 Q/r² + l², दोनों के मान बराबर होने। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु पे हमको जो है विद्युत क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में मिल गए हैं।
अब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश में या वेक्टर में आपने पढ़ा है कि सदिशों का वियोजन कर सकते हैं, और जब हम वियोजन करते हैं तो दो लंबवत अक्षों के सापेक्ष करते हैं। वियोजन सिर्फ इसलिए किया जा सकता है ताकि अध्ययन की दृष्टि से हमको सुविधा हो। तो यहाँ पे हम जो है एक AB के समांतर एक दिशा लेते हैं और एक दिशा लेते हैं AB के लंबवत। इन दो दिशाओं में E1 व E2 के घटक बना देंगे। घटक बनाने से क्या होगा, कुछ जो है निरस्त हो जाएंगे कुछ घटक, अब कुछ बचेंगे तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। इसलिए हम बिंदु P पे क्या करेंगे कि बिंदु P पर E1 व E2 को AB के समांतर व लंबवत दिशाओं में वियोजित करने पर, क्योंकि सदिशों का वियोजन हम पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए AB की दिशा के लंबवत दिशा में घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्यों? परिणाम समान व दिशा विपरीत। अब ये थीटा कहाँ से आया, यहाँ पे ये कोण कहाँ से है, उसके लिए हम थोड़ा सा ये फिगर देखेंगे, बना रखा था। पहले देखिए आप त्रिभुज में ये कोण थीटा है, ये रेखा और ये समांतर है, तो ये दो समांतर रेखा, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, ये कैसे कोण हो गए, संगत। ये वाला केस बन गया। दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होता है, थीटा। बराबर कोण, इनको कहते हैं संगत कोण। तो ये संगत कोण से जो है ये वाला एंगल आ गया थीटा। अब नेक्स्ट इस त्रिभुज में देखिए, ये कोण थीटा है समकोण त्रिभुज में, ये 90 है, ये वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है और ये वाला एंगल पूरा कितना है 90 है, तो बचा क्या थीटा। ये एंगल भी थीटा, तो यानी ये दोनों एंगल आपके क्या निकल गए, थीटा निकल गए, सिंपल रेखागणित से। अब उस P बिंदु को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे अलग से दिशा में वियोजित वेक्टर को दिखाने के लिए। तो देखिए E1 की दिशा थी इस प्रकार से, E2 की दिशा से इस प्रकार से, और ये E इनका हम बोले कहीं परिणामी है। ये क्या लिया हमने, ये समांतर, ये AB के समांतर दिशा है, ये दिशा AB के समांतर है, ये वाली दिशा AB के लंबवत है। दो लंबवत दिशाओं में वेक्टर का वियोजन करते कभी भी करना है तो अध्ययन की दृष्टि से। अब ये कोण थीटा, ये कोण थीटा यहाँ से हमको पता है, तो अब इसको E1 को वियोजित कर दीजिए। अगर ये थीटा है यहाँ से एंगल, तो ये वाला क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला E1 sin थीटा। इसी प्रकार से ये एंगल भी थीटा है, ये E2 है, तो E2 का इस दिशा में वियोजित घटक क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, और इस दिशा में क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। अब आप चित्र में देख रहे हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, और दोनों का परिमाण क्या है, बराबर, क्योंकि E1 बराबर E2 है, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यही बात हमने कही है कि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्यों निरस्त करते हैं, क्योंकि परिमाण समान है और दिशा विपरीत है। वेक्टर, दोनों वेक्टर बराबर हैं और दिशा विपरीत है, तो उनका कुल इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। तो ये जो है वेक्टर को वियोजित करने का कारण था, इसलिए हमने वियोजित किया वेक्टर को, कि एक नेट दिशा में हमको सदिश राशि या वेक्टर मिले। और देखिए AB के समांतर दिशा में दोनों जो है दोनों AB के समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परस्पर जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र दे देंगे। वो परस्पर क्यों जुड़े, क्योंकि वो दोनों एक ही दिशा में हैं, तो एक ही दिशा में होने पे वो जुड़ जाते हैं। तो इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो गया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, E2 cos थीटा। तो ये हो गया E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, E2 को E1 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि बराबर है दोनों, इसलिए E बराबर 2E1 cos थीटा। अब देखिए आप यहाँ तक देखिए, समीकरण 3 की हमको आवश्यकता है, बाकी मैं मिटा देता हूँ। ये मैं इसीलिए मैंने पहले वीडियो जूम किया था थोड़ा आगे बोर्ड पे, ताकि आप लोगों को दिख जाए। अब एक चीज देखिए, आप इस डायग्राम में समकोण त्रिभुज में cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है L, कर्ण कितना है √r² प्लस L²। वही यहाँ पे लिखा cos थीटा बराबर, किसी भी त्रिभुज से निकालिए, L/√r² प्लस L²। इसको माना समीकरण 4। समीकरण 3 ये है, समीकरण 3 व 4 का इस्तेमाल करेंगे हम। E बराबर क्या आया 2E1 cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 व 4 के उपयोग से, समीकरण 3 और 4 का उपयोग करेंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा 2, E1 की जगह क्या रख दूंगा, ये मान रख दूंगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L² इंटू 2E1 cos थीटा। cos थीटा समीकरण 4 से रख दूंगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा L/√r² प्लस L²। ये मान आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, यहाँ पे लिख दूंगा Q/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L एक साथ लिख दिया है अपॉन, इसको लिखा ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको देखो हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसे लिखा, और अंडर रूट 1/2 का मान घात 1/2, सॉरी अंडर रूट का मान क्या होता है घात 1/2। तो ये फिर से देखिए Q इंटू 2L क्या है जो हमको पहले से पता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण P, इसको लिखेंगे P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन कर दूंगा इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1 धन 1/2 3/2, ये इसकी घात आ गई। ये ई का मान आया, यहाँ पे परिमाण की बात कर रहे हैं अभी मैग्नीट्यूड की। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस समीकरण में अब अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। यहाँ पे हमको अप्रोक्सीमेशन यूज करना होता है, विद्युत ध्रुव के बीच की दूरी सदैव ही बाहरी बिंदु की दूरी से बहुत कम होगी, ये अप्रोक्सीमेशन है। तो लिखना है चूंकि जो है r इज वेरी मच ग्रेटर देन l, हेंस आर स्क्वायर जो बहुत ही बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर या त्यागने पर या नगण्य मानने पर, जैसे भी आप लिख सकते हैं, एल स्क्वायर को नगण्य, तो इस समीकरण में एल स्क्वायर को नगण्य मान देंगे तो ई बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, एल स्क्वायर नगण्य हो गए तो हटा दिया उसको, की घात 3/2। अब घात की घात है तो घात की घात में क्या होता है घातें गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, 2 से 2 कट गया, आर क्यूब बचा, ये ई है। ये जो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत ध्रुव आघूर्ण द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, डेरिवेशन आ सकता है पेपर में, इसी में आता है सदिश रूप में लिखिए, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, सदिश रूप में ये सदिश पेपर में 1 नंबर का सवाल आता है, और जिसने ऐसा लिखा उसको 0 नंबर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसने दोनों की दिशा समान दिखा दी, ई की दिशा पी की दिशा दिखा दी, जो कि गलत है। इक्वेशन में देखिए पी की दिशा कहाँ को है, ऋण से धन को, और ई की दिशा देखिए धनावेश से ऋणावेश को, यानी पी और ई दोनों एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के विपरीत है दोनों की दिशाएं। तो यहाँ पे विपरीत दिशा दिखाने के लिए क्या रखेंगे, ऋण चिन्ह। ये सदिश रूप है, ये अदिश रूप है, ये सदिश रूप है। तो E और P यहाँ पे दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत। जबकि आपने अक्षीय स्थिति में देखा E और P दोनों की दिशा क्या होती है, सेम होती है, एक ही दिशा में दोनों होते हैं। तो ये 1 नंबर का सवाल बनता है यहाँ दिशा निकालना, P और E की, सिर्फ 1 नंबर में पूछ सकते हैं कभी। नेक्स्ट देखिए, आप वैसे भी देखिए कि निरक्षीय स्थिति में इस बिंदु पे आप कोई भी अगर पॉइंट लो, उस पर एक छोटा धन आवेश परीक्षण आवेश लो, तो कहाँ भागेगा ये, प्लस क्यू की और की माइनस क्यू, तो माइनस क्यू इधर जाएगा। जिधर जो है प्लस क्यू चार्ज जाता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाती है परिणाम, तो वो इस ओर भागेगा, तो इसलिए जो है ई की दिशा इधर आ रही है। जबकि अक्षीय स्थिति में आप कहीं भी रखो, यहाँ पे रखो प्लस क्यू चार्ज कहाँ को जाएगा, माइनस से इसकी ओर को, यहाँ पे रखोगे प्लस क्यू चार्ज कहाँ जाएगा, इससे दूर, तो इसकी ओर। तो अक्षीय स्थिति में पी की ही दिशा में होती है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा, और निरक्षीय स्थिति में ई की दिशा और पी की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। आशा करता हूँ ये आपके काम आएगा। धन्यवाद।